हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं भवानी सिंह एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भूगोल की अवधारणा को, भूगोल की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और भूगोल की कौन सी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। उनमें से महत्वपूर्ण शाखा थी भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में हम जो अध्ययन करते हैं 4 चीज़ों का करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, स्थल मंडल का, जल मंडल का, वायुमंडल का और जयमंडल का। स्थल मंडल का जो अध्ययन किया जाता है उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, यानी भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान की जो स्थलाकृतियां हैं दोस्तों, भू आकृति विज्ञान में स्थल मंडल पर मौजूद स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। उन स्थलाकृतियों के बारे में मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्थलाकृतियां जो होती है धरातल पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां या फर्स्ट ऑर्डर लिफ, या फिर यूं कहें कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरी थी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तीसरी थी तृतीय श्रेणी के उच्चावच। और इन तीनों के बारे में चर्चा करने के पश्चात अगला जो टॉपिक है आज का इस वीडियो में, वो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये टॉपिक है दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ये कौतूहल का विषय है। पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, अंदर की दशाएं क्या है, वहां कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, इसके विषय में जानकारी के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लेकिन आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो मत प्रस्तुत किए गए हैं कि पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन कौन से पदार्थों की बहुल्यता पाई जाती है, उसको समझने से पूर्व हम इस अवधारणा को क्लियर करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी किन साक्ष्यों से मिलती है, यानी ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से इस प्रकार की है। तो आइए दोस्तों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने से पूर्व आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के स्रोतों की बात करते हैं। जानकारी के स्रोत, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सोर्स ऑफ अवेयरनेस जो है, इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमको 3 प्रकार के स्रोतों से जानकारी उपलब्ध होती है। 3 प्रकार के स्रोत हैं जो हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। पहले जो स्रोत हैं उनको अप्रत्यक्ष स्रोत कहा जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, या यूं कहें दोस्तों अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत। दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं मित्रों, दूसरे प्रकार के स्रोत जो लिए गए हैं वो है पृथ्वी की
उत्पत्ति से संबंधित पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, यानी सिद्धांतों के प्रमाण या साक्ष्य। दूसरे प्रकार के स्रोत हैं। तीसरे प्रकार के जो स्रोत हैं उनको अप्रत्यक्ष स्रोत या दोस्तों प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोत कहा गया है। अब दोस्तों जानकारी के जो स्रोत है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसके विषय में जानकारी देने वाले हमारे पास तीन प्रकार के स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत यानी इनडायरेक्ट सोर्स या अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के साक्ष्य, और प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोत, जो स्रोत हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक स्रोत हैं। दोस्तों अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत तीन प्रकार के स्रोत हैं। वो तीन प्रकार के स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो स्रोत है वो है घनत्व, डेंसिटी। पहला स्रोत है घनत्व। दूसरा जो स्रोत है दबाव, प्रेशर। और तीसरा स्रोत है मित्रों तापमान। तीसरा स्रोत है तापमान। ये तो अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की हम बात करें तो चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों? पहला सिद्धांत है चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। दूसरा जो स्रोत है वो है प्रोफेसर जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। और अगली जो संकल्पना है वो है आपकी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। मित्रों तीसरे जो स्रोत थे, तीसरे प्रकार के वो थे प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोत,
और डायरेक्ट सोर्सेज जो है, प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्रोत हैं। वो है आपका, पहला तो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसको आप वोल्केनो कहते हैं, और दूसरा है भूकंप, भूकंप जिसको आप कहते हैं अर्थक्वेक, भूकंप। दोस्तों ये विभिन्न वर्गों के आपके स्रोत हैं जिनसे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, इसकी जानकारी के स्रोत हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें, यानी ये जो स्रोत है, घनत्व, दबाव और तापमान, ये स्रोत हमें दिखाई नहीं देते, यानी इनडायरेक्ट है, जिनके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। पहला स्रोत है घनत्व। मित्रों बात करें घनत्व की, तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो एक समान नहीं है। पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, पृथ्वी का जो सतही भाग है, उसका घनत्व अलग है। पृथ्वी का जो मध्यवर्ती भाग है उसका घनत्व अलग है, और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसका घनत्व अलग है। दोस्तों इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है विभिन्न खोजों से और अनुसंधानों से। घनत्व की हम बात करें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का औसत घनत्व है मित्रों 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दोस्तों जो घनत्व है, घनत्व जो होता है उसे ज्ञात किया जाता है प्रति घन सेमी में। प्रति घन सेमी से तात्पर्य 1 सेमी लंबाई, 1 सेमी चौड़ाई और 1 सेमी ऊंचाई, यानी ये 3D इमेज में होता है घनत्व। ये 3D इमेज में ज्ञात किया जाता है। जो क्षेत्रफल होता है वो 2D इमेज में होता है, लंबाई और चौड़ाई का ज्ञात किया जाता है। और घनत्व जो होता है वो 3D इमेज में होता है, 3 डायमेंशंस में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी धरातल देख लीजिए, चाहे पृथ्वी की आंतरिक भाग को देख लीजिए, पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज देख लीजिए, घनत्व की हम बात करें तो वहां का 1 सेमी लंबाई, 1 सेमी चौड़ाई और 1 सेमी ऊंचाई का जो भार होता है वो आपका घनत्व कहलाता है। घनत्व, औसत घनत्व हो गया पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन सरफेस एरिया की बात करें तो सतही घनत्व, पृथ्वी की सतह का घनत्व होता है मित्रों 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार मध्य भाग की बात करें, मध्य भाग की हम बात करें तो मध्य भाग का घनत्व होता है 5.0, मध्य का घनत्व होता है दोस्तों 5.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जो अंतरतम भाग है पृथ्वी का, केंद्रीय भाग, जिसे आप कोर एरिया ऑफ अर्थ कहते हैं, केंद्रीय भाग, उसका घनत्व होता है मित्रों 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह है घनत्व की बात। तो इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का घनत्व एक समान नहीं है। अब पृथ्वी का घनत्व एक समान नहीं है तो पृथ्वी की बनावट और स्ट्रक्चर जो है वो भी एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया। दूसरा जो तथ्य है, जो प्रमाण है जिससे हमें जानकारी मिलती है, अप्रत्यक्ष प्रमाण, वो है आपका दबाव, प्रेशर। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है,
दबाव भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दबाव से घनत्व की उत्पत्ति होती है। प्रति घन सेमी क्षेत्र पर पड़ने वाला भार जो होता है, दबाव जो होता है, उसे ही घनत्व कहा जाता है। दोस्तों, गहराई की ओर जब हम जाते हैं पृथ्वी के अंदर तो तापमान बढ़ता है, और तापमान का नियम है, बाहर के वायुमंडल की हम बात करें तो वायुमंडल का नियम यह है कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह का, सरफेस ऑफ अर्थ का, पृथ्वी की सतह पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वायुदाब घटेगा, एयर प्रेशर घटता है। लेकिन भूगर्भ के अंदर ऐसा नहीं है। भूगर्भ के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान तो बढ़ता है, लेकिन दबाव भी बढ़ता है, और दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। यानी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ जो है आपका सरफेस एरिया, सतही भाग, उसका घनत्व सबसे कम है, 3.0 है। अब 3.0 घनत्व है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ का भार भी कम है, यानी भार की जो सतह है पृथ्वी की वो सबसे हल्के पदार्थों से बनी हुई है। क्योंकि भार कम है तो घनत्व कम है। मध्यवर्ती जो परत है वो अपेक्षाकृत अधिक कठोर पदार्थों से निर्मित है, और केंद्रीय जो भाग है, कोर एरिया है पृथ्वी का, वो बहुत ज्यादा ठोस भागों से बनी हुई है। इससे तो यही प्रमाणित हो रहा है। दबाव की हम बात करें तो गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी का जो दबाव है वो भी बढ़ता जाता है। अब दबाव बढ़ेगा तो ये जो दबाव का अंतर पाया जाए, गहराई बढ़ने के साथ साथ दबाव बढ़ता जाता है, जिसका कारण तापमान न होकर के कौन होता है, वहां मौजूद कठोर पदार्थ। ठीक है। तीसरा बिंदु है तापमान। तापमान की हम बात करें तो मित्रों, तापमान का पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ गहरा रिश्ता है, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अधिक मानसिक कसरत की जरूरत पड़ेगी। तापमान देखिए, तापमान का जो विभाजन किया गया है विद्वानों ने वो 4 प्रकार से किया गया है। पहला ये है कि तापमान जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, भूगर्भ में जाएंगे, वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा, ये स्पष्ट है। क्योंकि विद्वानों ने बताया है कि साहब सूर्य से प्राप्त पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और सूर्य से हमेशा एनर्जी जनरेट हो रही है, ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रही है ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी भी बहुत ज्यादा गर्म है, और जब पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म है तो बाहर का जो भाग है वो कम गर्म है, और जैसे जैसे गहराई की ओर जाएंगे पृथ्वी का भाग अधिक गर्म होता जाएगा। तो यहां विद्वानों ने बताया है कि पृथ्वी की जो सतह है, धरातल से 8 किलोमीटर की गहराई तक, धरातल से 8 किलोमीटर की गहराई तक जब हम जाते हैं तो वहां तापमान की जो बढ़ने की दर है वो आपकी तीव्र होती है। यानी 0 से 8 किलोमीटर गहराई पर हम जाते हैं, 0 से 8 किलोमीटर गहराई में तापमान के बढ़ने की दर प्रति 32 मीटर पर पाई जाती है 1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, 0 से लेकर के 8 किलोमीटर की गहराई तक आप चले जाएंगे तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आप इस 8 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो 100 किलोमीटर की गहराई तक, कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर की गहराई तक हम जाएंगे तो तापमान की जो बढ़ने की दर है वो अपेक्षाकृत घट जाएगी, और ये हो जाएगी प्रति 100 किलोमीटर की गहराई पर, ये हो जाएगी आपकी 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। कहां तो यहां 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ रहा था, यानी 320 मीटर की गहराई पर ही 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा था।
और लगभग 1 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते आप तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग बढ़ रहा था। अब आप जब 8 किलोमीटर के बाद पहुंचे तो 100 किलोमीटर की गहराई तक आप जाएंगे तो प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। इसके पश्चात आप जब 100 किलोमीटर के बाद और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वहां 300 किलोमीटर की गहराई तक 300 किलोमीटर की गहराई तक 300 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो तापमान के बढ़ने की दर और घट जाती है और ये हो जाती है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। मित्रों, पृथ्वी की गहराई की ओर आप जाएंगे तो जैसे जैसे जाएंगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन तापमान में वृद्धि की जो दर है वो घटती जाएगी। इस तथ्य को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, 0 से 8 किलोमीटर की गहराई तक तापमान बढ़ रहा था प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। 100 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर तापमान के बढ़ने की दर घट गई, ये हो गई 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। और जब आप 300 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचे तो वहां तापमान की बढ़ने की दर आ गई 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। और जब 300 किलोमीटर के पश्चात और ज्यादा गहराई पर जाएंगे, 300 किलोमीटर से अधिक 300 किलोमीटर से अधिक पर हम जाएंगे तो वहां तापमान जो है वो हो जाएगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तापमान की जो दर है वो हो जाएगी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक साधन किसके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दूसरे जो बात है विभिन्न सिद्धांतों की है। दोस्तों, चैम्बरलेन जो है आपके पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का साक्ष्य है। इनमें आपका आता है चैम्बरलेन की ग्रहणु परिकल्पना। चैम्बरलेन महोदय ने बताया कि साहब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो विभिन्न अणुओं के संयोजन से हुई है। जो विभिन्न अणु थे, बहुत सारे अणु ब्रह्मांड में थे, सौर मंडल में थे, उन अणुओं के एक जगह संपीड़ित होकर के ठोस रूप में परिवर्तित होने के कारण हुई है। तो ग्रहण परिकल्पना के अनुसार ये स्पष्टीकरण होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठोस। चैम्बरलेन की ग्रहण परिकल्पना बताती है पृथ्वी का अंतरतम भाग कैसा है? ठोस है। दूसरी आती है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना यह बताती है कि साहब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, वो सूर्य से निकले हुए ज्वारीय पदार्थ के कारण हुई है। और जब सूर्य से कोई ज्वारीय पदार्थ अलग होकर के इकट्ठा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव अवस्था या तरल अवस्था में होना चाहिए। ये बताता है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना बताती है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग कैसा है? तरल है। कैसा है मित्रों? तरल। तीसरी आती है आपकी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है इसके अंतर्गत बताया गया है कि साहब पृथ्वी की उत्पत्ति एक निहारिका से हुई है और यह मत प्रतिपादित करता है कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। मित्रों, एक बात की मैं जानकारी दे दूं कि पृथ्वी की गहराई के बारे में, पृथ्वी के अंदर कैसी बनावट है, क्या चीजें हैं, कौन से तत्व है, क्या स्थितियां हैं, इनके बारे में प्रत्यक्ष जो प्रमाण है हमारे पास
वो दो चीजों से मिलते हैं, एक तो ज्वालामुखी से और एक भूकंप से। और तीसरा जो प्रत्यक्ष प्रमाण का स्रोत है वो है आपका माइनिंग, खनन। और खनन में भी कौन सा, कूप की खनन जो होता है, सतही खनन नहीं, सरफेस माइनिंग नहीं, कूप की खनन जो होता है, वेल माइनिंग जो होती है आपकी, जिसमें कुएं के रूप में खुदाई की जाती है, बोरवेल किए जाते हैं। दोस्तों कूप की खनन की हम बात करें तो पृथ्वी की अंतरतम संरचना के बारे में हमको प्रत्यक्ष जानकारी 12 से 15 किलोमीटर तक ही प्राप्त हो पाई है, क्योंकि हम 12 से 15 किलोमीटर गहराई तक ही पृथ्वी के अंदर पहुंच पाए हैं, और वो भी कोई सभी जगह नहीं है। एक ही स्थान है यूएसए का पेंसिल्वेनिया जो स्थान है, वहां एक तेल का कुआं खोदा गया है जिसकी गहराई 12 से 15 किलोमीटर तक है। वहां इतनी गहराई तक के कुएं खोदे जा चुके हैं, तो वहां जरूर आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएंगे। उसके अलावा जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे वो ज्वालामुखी और भूकंप से ही मिलेंगे। तो मित्रों ये हुई थी आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की साक्ष्यों की बात। तो ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो हमको बताते हैं। चैम्बरलेन की ग्रहणु परिकल्पना बताती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठोस है। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना बताती है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, तरल अवस्था में है। और लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना बताती है कि पृथ्वी का अंतरतम जो भाग है वो गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्ट्रक्चर है। अब प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो इनसे हमको जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, पहला स्रोत है ज्वालामुखी। मित्रों जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी से प्राप्त जो तप्त पदार्थ हैं, चाहे वो मैग्मा हो, चाहे वो लावा हो, चाहे वो धूलकण हो, चाहे वो विभिन्न गैसें हो, चाहे जलवाष्प हो, कोई भी तत्व हो, ये सारे के सारे इस तत्व पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। और जब पृथ्वी के अंदर से निकले हुए पदार्थ हैं वो जिस तरह के हैं, उन पदार्थों से ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की अंदर की बनावट इस प्रकार की है। यानी उन पदार्थों के जमने से जिन चट्टानों की उत्पत्ति होती है, जिनको आप इग्नियस रॉक्स कहते हैं, आग्नेय शैल, उन आग्नेय शैलों से ही अनुमान लगाते हैं कि साहब पृथ्वी के अंतरतम भाग में कौन सी धातुओं की प्रधानता है और कौन कौन सी गैसों की प्रधानता है और वहां ये किस अवस्था में मौजूद है। मित्रों अगला प्रमाण है वो है भूकंप। और भूकंप से सबसे ज्यादा विश्वसनीय हमको प्रमाण मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि दोस्तों भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो अधिक गहराई पर भी होती है, कम गहराई पर होती है। आपके 100 किलोमीटर की गहराई तक के जो भूकंप होते हैं उनका झटका हमें पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होता है। यानी 100 किलोमीटर से अधिक गहराई वाले जो भूकंप होते हैं, ऐसे अर्थक्वेक्स, ऐसे भूकंप जिनकी उत्पत्ति भूगर्भ में 100 किलोमीटर से अधिक गहराई पर होती है, उन भूकंपों का हमको पता नहीं चलता, इसलिए उन भूकंपों को पातालीय भूकंप कहा जाता है। दोस्तों 100 किलोमीटर से कम गहराई वाले भूकंपों की ही हमें जानकारी मिल पाती है। और इन भूकंपों से जानकारी कैसे मिलती है? भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों की उत्पत्ति के समय जब ये तरंगें पहली अवस्था में होती है तो इनकी गति बिल्कुल क्षीण होती है, बहुत मंद गति होती है। जब ये दूसरी अवस्था में आती है तो इन तरंगों की गति में अपेक्षाकृत तीव्रता आ जाती है। और जब ये तरंगें अंतिम अवस्था में होती है तो इनकी गति अत्यंत तीव्र हो जाती है। दोस्तों भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। पी वेव्स, जिनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंगें। प्राइमरी वेव्स की हम बात करें, पी तरंग की, पी तरंगें जो होती है ये ठोस, आपका द्रव और गैस, ये तीनों माध्यमों से गुजरती है। यानी प्राथमिक तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है। द्वितीयक जो तरंगें होती है उनको एस वेव्स कहा जाता है, सेकेंडरी वेव्स। और ये जो तरंगें होती है ये तरंगें केवल ठोस माध्यम में ही चलती है। द्रव और गैसियस जो अवस्थाएं होती है वहां ये तरंगें अवरोधित हो जाती है। तो इन तरंगों से पता लगाया जाता है पृथ्वी का कौन सा पार्ट गैसियस है और कौन सा
द्रव है, और ठोस जो है उसमें तो ये तरंगें अवरोध के बिना ही चलेंगी, और गैसियस भाग आ जाएगा और द्रव भाग आ जाएगा, वहां ये तरंगें रुक जाती है। तो मित्रों इन तरंगों से ऐसे पता लगाया जाता है। तीसरी जो तरंग होती है भूकंपीय तरंगें, वो एल वेव्स होती है। एल वेव्स धरातलीय तरंगें, इनको लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है, लव वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी गति बहुत मंद होती है, बहुत धीमी गति होती है। सबसे धीमी गति इन तरंगों की होती है धरातलीय तरंगों की। सबसे तीव्र गति प्राथमिक तरंगों या प्राइमरी वेव्स की होती है, जो तीनों माध्यमों से गुजरती है, और इन तरंगों की गति मध्यम होती है। दोस्तों अब हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो इसके बारे में यह भी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है, सेंट्रल एरिया है, उसकी गहराई लगभग 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर। एग्जैक्ट आप जानकारी रखना चाहें तो वो है 6371 किलोमीटर, वहां तक पृथ्वी का केंद्र है। तो इन विभिन्न तथ्यों के बारे में आपने जानकारी ली। एक बात आई तापमान कि साहब ये जो तापमान है इसका हमें ज्ञान कैसे होता है, तापमान के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भ में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो रेडियो सक्रिय तत्व है, और इनके अलावा जो गुरुत्वीय बल है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ और गुरुत्वीय बल है, ये तापीय संवहनीय तरंगों के रूप में पृथ्वी की बाहर की सतह की ओर आते हैं, जिसके कारण तापमान में निरंतर कमी होती जाती है। धन्यवाद दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत, ये आपके कितनी समझ में आए, इस वीडियो में आपको क्या कमियां लगी, उन कमियों के बारे में या खूबियों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।